Hello, my dear students. Welcome back. Today, we will start next topic, electrochemistry chapter, electrochemical series. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से नाम से क्लियर हो रहा है, एक सीरीज हमको मिलेगी. तो इलेक्ट्रिकल केमिकल सीरीज इज एन अरेंजमेंट ऑफ मेटल और मेटल आयन इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ देयर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अरेंजमेंट होता है किसी मेटल या फिर मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन. मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल या मेटल आयन इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल को रखा गया है. ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी बुक में दी हुई है. ठीक है, अभी आगे वीडियो में मैं आपको उसका एक चार्ट शो करूंगा जिसमें आप देख लेंगे किस तरह से कौन कौन से एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है. ठीक है, इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ, इसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्या क्या एप्लीकेशन है. सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है इफ ग्रेटर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस. हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर किसी मेटल की रॉड का या इलेक्ट्रोड का क्या ज्यादा है, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो उस मेटल के रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी. और ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट मींस वो इलेक्ट्रोड सेल्फ क्या होगा, रिड्यूस होगा, बट दूसरे को क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज करेगा. ठीक है, यहां से आपको क्लियर हो रहा है. इफ ग्रेटर द SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस. तो ऐसा एलिमेंट और कंपाउंड जो सेल्फ रिड्यूस होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है. इट मीन जिसका SRP वैल्यू ज्यादा होगी वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. वाइस वर्सा जस्ट अपोजिट, if greater the SOP means standard oxidation potential greater will be the tendency to get oxidized. सेम ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई मेटल इलेक्ट्रोड है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो उस मेटल की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी. तो ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे. ठीक है, वो सेल्फ तो ऑक्सीडाइज होगा लेकिन दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा. आप 11th क्लास में भी अच्छे से पढ़ चुके हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को, है ना, ये चैप्टर में है आपका. तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आपने दो चीज पढ़ा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. नाम से क्लियर होता है इसमें जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एजेंट हमेशा दूसरों के लिए वर्क करता है, तो इसके सामने वाली जो चीज है वो ऑक्सीडाइजिंग, मतलब कि जो एजेंट है वो अदर ऑक्सीडाइज टू अदर. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करता है अदर मतलब दूसरे को, और सेल्फ रिड्यूस होता है. उसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट में भी आपको समझाने के मैंने एग्जाम्पल बताया कि कोई भी एजेंट होता है, जब हम किसी से काम कराते हैं, टिकट बुक कराते हैं, तो वो दूसरों के लिए काम करता है ना. तो उसी तरह से उसके सामने में अगर रिड्यूसिंग लिखा है मतलब वो एजेंट क्या करेगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस टू अदर एंड ऑक्सीडाइज टू अदर देम सेल्फ. ठीक है, तो एजेंट का काम दूसरों के लिए करना होता है, अपने लिए अपोजिट होता है. इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो प्रोसेस होती है. तो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है क्योंकि वो सेल्फ ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को रिड्यूस करता है. उसी तरह से जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो सेल्फ रिड्यूस होता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल मैं समझाना चाहूंगा. जैसे हमने अभी ये सेल रिएक्शन पढ़ा है, तो जिंक कॉपर रिएक्शन में जिंक आयन में ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर 2+ आयन का कॉपर सॉलिड में रिडक्शन होता है. तो यहाँ पे क्लियरली है कि जो जिंक सॉलिड है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है और अदर को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा. यहाँ पे मैंने सिर्फ ये क्लियर किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं आपको
रिवाइज कराने के लिए। उसी तरह से यहाँ पे कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये सेल्फ रिड्यूस हो रहा है और यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो सेल्फ ऑक्सीडाइज होता है, दूसरे को रिड्यूस करता है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। यहाँ पे Cu2+ सेल्फ रिड्यूस हो रहा है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या। इसके और भी अदर एप्लीकेशन है जिसको आप बुक से देख सकते हो। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने आपको अभी ये क्वेश्चन दिया है, इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि जिस भी इलेक्ट्रोड का SRP ज़्यादा होगा वो क्या होगा, सेल्फ रिड्यूस होगा, और जिस सेल का ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो उतनी ही उसकी टेंडेंसी क्या होगी, ऑक्सीडाइज्ड होने की होगी। और उसके बेस पर जो सेल्फ रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो सेल्फ ऑक्सीडाइज होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है जिसमें दिया है कि MnO4 से ये रिएक्शन हो रहा है, Mn+2 फॉर्म हो रहा है, जिसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, और क्रोमियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम इसमें चेंज हो रहा है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब 2 इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। बस आपको यहाँ पर देखकर इससे आपको चेक करना है विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये चीज मैंने आपको क्लियरली अभी समझाई है कि कैसे हम बताएंगे कि कौन बेस्ट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो हम किस बेसिस पर पहचानते हैं, ये आप देखकर विथ रीजन इस क्वेश्चन को आप क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आप मुझे देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिएक्शन फिजिबिलिटी या फिर स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। आप लोग 11 में पढ़ा था स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब ऐसे रिएक्शन जो सेल्फ अपने आप से होते हैं उनको हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, जिसमें हमने ये भी पढ़ा था डेल जी गिव्स फ्री एनर्जी वाले पढ़ा था। अगर डेल जी की वैल्यू निगेटिव है तो वो क्या होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। और अगर डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर डेल जी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो रिएक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। ये कंडीशन होती है, ठीक है। जब हम गिव्स फ्री एनर्जी करते हैं तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन के लिए डेल जी के लिए ये कंडीशन होती है। इसका भी इससे कोरिलेशन होगा, हम आगे हम बढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं रिएक्शन फिजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। इससे पहले मैंने आपको ई सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का फार्मूला बताया था आपको, ई कैथोड माइनस स्टैंडर्ड ई एनोड, है ना। तो इससे हम इस सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। अगर हम इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन और ई सेल की वैल्यू हमको पॉजिटिव मिलती है, देन रिएक्शन इज फिजिबल। इसका मतलब रिएक्शन पॉसिबल है, रिएक्शन होगा, है ना, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। इफ ई नॉट सेल वैल्यू इज निगेटिव और 0, और अगर हमको सॉल्व करने पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव या 0 मिलती है तो रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। रिएक्शन क्या है आपका, फिजिबल नहीं है, मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। इसको एग्जांपल तुम समझते हैं कैसे, अब ये आपको माइंड में याद रखना होगा। ये एग्जांपल दिया, इसमें आयरन 2+ में कन्वर्ट हो रहा है और आयोडाइड -I2 में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर फिर ये पोटेंशियल वैल्यू दी हुई है, जिसको आपको पहले पहचानना है कि रिडक्शन में दी हुई है कि आपका ऑक्सीडेशन में दी हुई है। जो रिडक्शन पोटेंशियल में दी रहेगी उसको एज इट इज लेंगे, और जो ऑक्सीडेशन में दी होगी उसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ कैथोड और एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रहा है उसको हम पहचान लेते हैं। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आयरन जो आपका Fe3+ है वो कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में, मतलब क्लियरली है कि यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो कौन सी प्रोसेस होती है, रिडक्शन होती है। और रिडक्शन कहाँ पर होता है आपका, कैथोड पर, ठीक है। इसका मतलब ये जो प्रोसेस हो रही है ये कहाँ पर हो रही है, हम इसको लिख लेते हैं ताकि हमको बाद में कंफ्यूज ना हो। ये प्रोसेस कैथोड पर हो रही है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लियरली एग्जांपल में, यहाँ से हम
कैथोड और एनोड को पहचानते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आयोडीन है उस पर निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर वो कन्वर्ट हो रहा है I2 में। ठीक है, क्या हो रहा है कि 2I कन्वर्ट हो रहा है I2 में, तो मतलब निगेटिव से वहां पर पॉजिटिव आ रहा है। तो मतलब पॉजिटिव वैलेंसी जब बढ़ती है मतलब कि इसका निगेटिव इसके पास ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है निकाल रहा है। निकालेगा तब तो उसका निगेटिव चार्ज हटेगा ना। अगर निगेटिव है और वो लेगा तो उसके ऊपर और निगेटिव आ जाएगा, देने से पॉजिटिव और लेने से निगेटिव। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, आयोडीन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, मतलब एलिमिनेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, कौन सी प्रोसेस हो रही है, एनोड पर हो रही है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, एनोड, ये प्रोसेस एनोड पर हो रही है। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ पर हो रही है, एनोड पर हो रही है। रिएक्शन से देखकर हमको कैथोड और एनोड पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है उसको पहचानना है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर दिए हुए वैल्यू से हम समझते हैं। ठीक है, हमने जैसे बताया था आर पी के लिए क्या होता है कि जो आपका ये चार्ज होता है ये इलेक्ट्रॉन को ले ऐसा होता है, और ओ पी के लिए क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए आपका जो एम होता है वो Mn प्लस और इलेक्ट्रॉन इस तरह से लेता है। तो यहाँ पर कैथोड एनोड हमने पहचान लिया, हमको फार्मूला ये वाला लगाना है। अब यहाँ से हम ये पहचानेंगे कि ये जो वैल्यू दी है ये रिडक्शन पोटेंशियल में दी है कि ऑक्सीडेशन में दी है। तो हम यहाँ से हम अलग पहचानते हैं। यहाँ के अकॉर्डिंग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर भी सेम हो वो आप जरूरी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेस पर कैथोड और एनोड को पहचानना होता है रिएक्शन से देखकर कि कौन सा कैथोड पर और कौन सा एनोड पर हो रहा है ना। लेकिन यहाँ की जो वैल्यू होती है वो चेंज भी हो जाती है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए वैल्यू ऑक्सीडेशन में दी हुई है आयरन की, तो यहाँ पर रिडक्शन में भी दिया जा सकता है। तो रिडक्शन में दी होगी तो उसको हमको ऑक्सीडेशन में चेंज करना है, ऑक्सीडेशन में दी तो रिडक्शन में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं Fe3 यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है क्योंकि 3 से 2 कम हो रही है तो रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या दी है, ये वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी पहले से रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो इसको हम चेंज करेंगे ही नहीं, है ना। इसको हम एज इट इज लेंगे। फिर इसको चेक करते हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि I2 से I में चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर चेंज हो गया ना, यहाँ पर I से I थोड़ा सा तो ऑक्सीडेशन हो रहा था यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि I2 से I चार्ज आ रहा है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तभी इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है। जब पॉजिटिव चार्ज लेता है तो पॉजिटिव चार्ज कम होते जाते हैं, और जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो क्या होता है, उसमें निगेटिव चार्ज आते जाता है, निगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है, रिडक्शन से निगेटिव चार्ज बढ़ता है, तो यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है। तो ये वैल्यू भी जो है आपकी किस में दी है, SRP में दी हुई है। इसका मतलब यहाँ पर हमने पहले वैल्यू को चेक कर लिया कि वो SRP में दी है कि SOP में दी है, क्योंकि हमको मालूम है कि जब हम स्टैंडर्ड ई सेल की वैल्यू निकालते हैं तो हमको दी हुई वैल्यू को चेक करना पड़ता है कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में है कि रिडक्शन में, क्योंकि हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में वैल्यू रखकर ही इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में रखकर सॉल्व करेंगे तो वो आंसर रॉन्ग माना जाता है। तो पहले से ही दिया हुआ, इसका मतलब हम यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। इनकी वैल्यू पॉजिटिव में दी है, पॉजिटिव में ही लेंगे। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दी होती तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव पॉजिटिव, तो हम इसको एज इट इज लेंगे। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते हैं, E0 सेल इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। यहाँ पर आप वैल्यू लगा दी, कैथोड पर ये वाली वैल्यू हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा 0.77, ठीक, माइनस कितना
0.54। ठीक है, एज इट इज हमने रख दिया। अब इसको आंसर क्या आएगा, 7 में से 4 गया तो बचा 3, 7 में से 5 गया तो 2, है ना। तो यहाँ पर आपका आ गया ऑप्शन 0.3 वोल्ट। तो ई सेल की वैल्यू हमको ये मिली है, और ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव। अब हमको यहाँ पे वैल्यू ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव मिल गई, अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिएक्शन इज फिजिबल। तो रिएक्शन फिजिबल है। ठीक है, और अगर हमारा सॉल्व करते हुए निगेटिव आता तो हम बोलते रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। तो इसी बेसिस पर आपको ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एज अ होमवर्क है ये आपका। ठीक है, ये भी होमवर्क है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कॉपर से कॉपर टुकड़ा चेंज हो रहा है, और इससे सेम ऐसा ही डाटा आपको दिया गया है। अब इसको पहले आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, और उसकी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू को देखकर